सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 27 निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध लेखन एक प्रकार की गद्य विधा है, गद्य रचना है। एक तरह से निबंध केवल परीक्षा की दृष्टि से ही उपयोगी नहीं होते, बल्कि इससे पढ़ने तथा लिखने वालों के ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये केवल परीक्षा में लिखने के लिए नहीं, बल्कि इससे पढ़ने और लिखने वाले दोनों के ही ज्ञान में वृद्धि होती है। क्योंकि लिखने वाला जब उसके पास कोई ज्ञान होगा किसी चीज का, वो तभी उस ज्ञान को शब्दों में बद्ध करेगा। ठीक है, और पढ़ने वाला उस शब्दबद्ध ज्ञान को अपने मस्तिष्क में उतारेगा। ठीक है, तो इसलिए लिखने वाला और पढ़ने वाले दोनों के पास ज्ञान की वृद्धि होती है। निबंध दो शब्दों की योग से बना है, निजपा बंध। इसका अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ। कुशल निबंधकार वही है जो उचित शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली शब्दों तथा युक्तियों से विषय को प्रस्तुत करे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अच्छा निबंधकार वही होता है जो उचित शब्द सीमा, जो ये जानता है कि हमारे शब्दों की सीमा कितनी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रभावशाली शब्दों का, जो ऐसे शब्द जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हों और जो आकर्षित करते हों। ठीक है, ऐसे शब्दों की शब्द सीमा, प्रभावशाली शब्दों को सीमा में रखते हुए उनको युक्तियों से, अलग अलग युक्ति मतलब तरीके से, ठीक है, विषय को प्रस्तुत करते हैं। जिस भी विषय पर वो निबंध लिखा जा रहा है उस विषय को प्रस्तुत करते हैं, तो वही कुशल निबंधकार होता है। निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? विषय ऐसा चुनो जिसमें रुचि हो। जब भी हम किसी विषय को चुनते हैं निबंध लिखने के लिए, तो ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें हमारी रुचि हो, मतलब जो हमें पसंद हो। क्योंकि जो हमें पसंद होगा हम उसके बारे में और अच्छे से लिख पाएंगे। किंतु जो ऐसा हो जिसे हम पसंद ही ना करते हो, तो उसके बारे में हम क्या अच्छी बातें लिखेंगे? कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमेशा विषय वो होना चाहिए जो हमें पसंद हो। विषय चुनने के बाद उस पर चिंतन व मनन करना चाहिए। विषय चुनने के बाद हमें उसके चिंतन मनन यानी उस पर सोच विचार करना चाहिए कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या उसकी खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, वो सब ध्यान में रख करके हमें उसके बारे में लिखना चाहिए। ठीक है, विषय संबंधित जानकारी को क्रमबद्ध कीजिए। जो हमने मन में विचार अपने इकट्ठे किए हैं, मुख्य बिंदु जो हमने इकट्ठे किए हैं उस विषय को लेकर के, तो उनको हमें क्रमबद्ध करना चाहिए। ठीक है, जो भी हमने विचार एकत्रित किए हैं उनको क्रम से लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम किसी भी चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम दीपावली के त्योहार के बारे में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। चलो हम घर की सफाई से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम घर की सफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम माँ लक्ष्मी मतलब पूरा घर साफ सुथरा हो गया, रात के टाइम पे हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, फिर हम पटाखे छुड़ाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब हमने यहाँ पे क्या है, घर की सफाई करी। अब हम अगर इसको उल्टा कर दें कि माँ लक्ष्मी का पूजन किया, हमने पटाखे छुड़ाए, फिर हमने मिठाई खाई और फिर हमने घर की सफाई करी, तो उल्टा हो गया ना, ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो इसलिए हमेशा क्रम में होना चाहिए कोई भी काम। क्रम क्या है कि पहले हमने घर की सफाई करी, फिर हमने माँ लक्ष्मी का पूजन किया, मिठाई खाई और हमने पटाखे छुड़ाए। ठीक है, तो ये क्रम होता है। तो उस तरह से ये जानकारी जो भी हम इकट्ठी करते हैं वो जानकारी हमेशा क्रमबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाला हो सकता है कि आपके उस विषय से अनजान हो। ठीक है, वो उस विषय के बारे में कुछ ना जानता हो, तो इसलिए उसके मन में, मस्तिष्क में जो भी विचार आएगा या फिर जो भी उस विषय को लेकर के बात आएगी कि हाँ ये चीज ऐसे से होती है, तो वो सिर्फ आपके निबंध को पढ़ के ही आएगी। इसलिए आपके निबंध क्रमबद्ध होने चाहिए, अन्यथा पढ़ने वाला गलत ज्ञान ग्रहित करेगा। ठीक है, वो गलत ज्ञान को ग्रहण कर लेगा। निबंध में विचारों को कहीं भी दोहराया नहीं जाना चाहिए। जो भी हम एक बार लिख दें, जिस भी बात को, जिस भी वाक्य को, वो बात दोबारा दोहराई नहीं जानी चाहिए। जैसे अभी मैंने दिवाली पूजन के बारे में बात करी, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने घर की सफाई करी, माँ लक्ष्मी का पूजन किया। ठीक है, अब ये नहीं है कि हमने यहाँ पे फिर से हम बोल दे कि मिठाई खाई, फिर हमने माँ लक्ष्मी का पूजन किया, फिर हमने पटाखे छुड़ाए, फिर हमने माँ लक्ष्मी का पूजन किया, क्योंकि हमने सबसे पहले घर की सफाई की थी। तो ये बातें ऐसे गोल गोल घुमानी नहीं चाहिए, कोई भी बात दोबारा उसमें दोहराई ना जाए। ठीक है, अनावश्यक विस्तार से बचिए। अनावश्यक, जो बेमतलब में बात कही जाए, जैसे कि अभी मैंने अभी बताया कितनी सारी बेफालतू में बातें कही ना मैंने। बार बार माँ लक्ष्मी का पूजन हुआ, फिर हमने घर की सफाई करी, यानी बहुत अलग अलग बातें जो होती है। जैसे कि हम मान लो हमने अब यहाँ पे बोल दिया कि घर की हमने सफाई करी, माँ लक्ष्मी का पूजन किया रात्रि के समय, उसके बाद हम लोगों ने मिठाई खाई, सबको मिठाई बांटी, सबसे अंत में हमने पटाखे चलाए। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी सीधी सीधी बात। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मेरे घर में चाचा मामा भी आए थे, मेरे मामा मुझसे ये कह रहे थे, मेरी मम्मी मेरे लिए ये लेके आई, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, तो ये सब क्या ही फालतू की बातें हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें सिर्फ अपने
मतलब की बातें, जो भी हमारी जरूरत है, मुख्य बातें हैं, सिर्फ उतनों को ही हमें कहना चाहिए। निबंध की भाषा सरल और मुहावरेदार होनी चाहिए। जो निबंध हम लिखते हैं उनकी भाषा कैसी, एकदम सरल होनी चाहिए, और साथ में कैसी, मुहावरेदार। मतलब जैसे होता है कि हम कई बार होता है कि हमें कुछ मुहावरे याद आते हैं। मान लो हमने जैसे मान लो आपके त्योहार पे, दिवाली के त्योहार पे मामा जी आपके घर पे आए और वो आपको काफी दिनों बाद मिले, तो आप क्या कह सकते हैं उन्हें कि मामा जी आप तो ईद का चांद हो गए। मतलब कि ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद मिलना, या फिर बहुत लंबे समय बाद दिखाई देना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ईद का चांद। ठीक है, तो वहां पे हम ये लाइन हम डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये पंक्ति जो हम कहेंगे, मुहावरा जो कहेंगे, तो वो एक तरह से मतलब निबंध की भाषा सरल भी है और साथ में मुहावरेदार, मतलब उसमें मुहावरे, लोकोक्ति और जो कथन होते हैं उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। विचारों में एक रूपता हो, विचार सदैव एक रूप वाले होने चाहिए। जैसे कि अगर दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं तो सारी जो बातें हैं, जितने भी हम विचार प्रस्तुत करें, सब दिवाली को ही लेकर के कहे जाएं, कोई भी इधर उधर का विचार ना हो। विचारों का मौलिक होना भी अत्यंत आवश्यक है। मौलिक यानी कि एकदम नवीन। ठीक है, जैसे कि कोई चीज पहले से बनी बनाई है, हम उसी को अगर हम दोबारा कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उसकी नकल कही जाती है। किंतु कोई ऐसी बात जो आप अपने मन से अभी कह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, जो भी मैं बोल रही हूँ ये मेरा खुद का कहा हुआ है। ठीक है, जितने भी शब्द है मैं खुद से कह रही हूँ, ना मुझे किसी ने सिखाए हैं, ना मैंने कहीं से पढ़ के आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये सब सारे शब्द क्या है, ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए शब्द हैं, यानी ये मेरे मौलिक शब्द हैं। तो इसी प्रकार आप भी जो भी अपने विचार प्रकट करेंगे वो आपके ही विचार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं और से पढ़ा है या आपने कहीं से नकल की है। तो वो मौलिकता, मतलब उसे हम मौलिक कहते हैं, जो अपने खुद के विचार होते हैं, जो कहीं और से न उठाए गए हों, जिनको कभी कहीं और लिखा न गया हो। ठीक है, जो आपके खुद के विचार हो तो वो मौलिक होने चाहिए। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग तथा वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए विराम चिन्हों का कहाँ प्रयोग होगा। ठीक है, वर्तनी यानी कि जो आप लिखते हैं ना, लिपि, जो ये लिखा हुआ है ये सारा, ये वर्तनी है। ठीक है, अक्षरों को जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो उसे हम वर्तनी कह देते हैं। तो वर्तनी जो है वो आपकी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पे क्या शब्द लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। निबंध को समाप्त कर पुनः पढ़िए। निबंध आप पूरा समाप्त करने के बाद एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, और अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है, कोई त्रुटि है, तो आप उसे सुधार सके। तो निबंध को लिखने के बाद हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क में विचार एक के बाद एक आते जाते रहते हैं। तो इससे क्या है कि कभी ऐसा होता है कि हम सोच के जब हम लिखते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, कोई वाक्य हमारा बीच में छूट जाता है और हम अगला वाक्य लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमसे कहाँ गलती हो गई। तो इसलिए अपना लिखने के बाद पूरा पढ़ना चाहिए, ताकि मात्राओं की, वर्तनी की और वाक्यों की कहीं कोई गलती ना रह जाए। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए एक निबंध को हम देख लेते हैं किस तरह से आपको लिखना है। निबंध है स्वास्थ्य और व्यायाम। ठीक है, स्वास्थ्य और व्यायाम दोनों शब्दों को आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य क्या है, व्यायाम क्या है, और इन दोनों का संबंध आपस में कैसे है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, मतलब सोच विचार करेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद हम लिखना आरंभ करते हैं, और वो भी क्रम से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बीच में से कुछ भी पहले लिख दिया और पहले वाली बात बाद में लिख दी, तो सब कुछ क्रम से होना चाहिए। देखो आपको यहाँ संकेत बिंदु भी दिए हुए हैं क्रम के अनुसार, कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। ठीक है, आपको एक लाइन मिल गई, आप इसको पूरा एक वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार अन्य भी संकेत दिए हुए हैं, इन्हीं संकेतों के आधार पर ये पूरा का पूरा निबंध लिखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन आ गया ना यहाँ पे। स्वस्थ शरीर ही धन, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने में समर्थ होता है। जीवन में धन दौलत आदि सब कुछ रहते हुए भी अस्वस्थ व्यक्ति के जीवन में ना तो कोई रस होता है और न किसी तरह का कोई आनंद ही रहता है। वह अमृत से भरा प्याला हाथ में होते हुए भी प्यासा है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है वो किस तरह से है, इन्होंने ये बता दिया, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य, पहले स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया वो क्यों है, अगर वो नहीं हो तो उससे क्या दिक्कत होगी। इसलिए कहा गया है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। देखो इन्होंने एक मुहावरे का प्रयोग किया है, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही हजारों नियामतों के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पे जैसे इन्होंने करा है, इस तरह हम मुहावरे या लोकोक्ति या कथन का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें वहां पे बताना भी होगा अर्थात करके कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताया। देखो एक पैरा खत्म हो गया, अगला पहरा जब आप शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे नहीं थी, पर लेकिन यहाँ से अब शुरुआत हो रही है, पहरे के बाद अगला पहरा लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छूटेगी। स्वास्थ्य की उपेक्षा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उपेक्षा मतलब उसके निरादर करना। ठीक है, हमारे लिए शिक्षा जितनी आवश्यक है, स्वास्थ्य हमारे उससे
स्वास्थ्य उससे कम आवश्यक नहीं है, मतलब जितना शिक्षा जरूरी है उतनी ही स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। तो ये बता रहा है, एक इन्होंने तुलना कर दी, ठीक है, शिक्षा की और किसकी, स्वास्थ्य की, ठीक है, तुलना भी कर दी इन्होंने। एक अस्वस्थ व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वह भले ही विद्वान बन जाए लेकिन दूसरों का कोई उपकार नहीं कर सकता। अस्वस्थ होने के कारण निराशा और कुंठा उसे जकड़ लेती है। अब इन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य न रहने से क्या खामियां हैं। तो इन्होंने स्वास्थ्य न होने की हानि बता दी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो उसका क्या हानि होगी। अतः स्वास्थ्य रक्षा सबसे अधिक आवश्यक है। स्वास्थ्य की रक्षा के कई साधन माने जाते हैं। अब ये यहाँ पे साधनों के बारे में बता रहे हैं स्वास्थ्य की। कुछ मत है कि नियमित व संतुलित भोजन स्वास्थ्य को ठीक रखने का विशिष्ट साधन है। मन का प्रसन्न होना, संयम, नियम आदि भी उतने ही आवश्यक है। व्यायाम के बिना ये सभी साधन शरीर पर अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाते, ठीक है। अब देखो ये व्यायाम को लेके आ रहे हैं बीच में, क्योंकि हमारा जो विषय है वही है स्वास्थ्य और व्यायाम। तो स्वास्थ्य इन्होंने पहले पूरा बता दिया, क्या है, क्यों है, कैसे ये ना हो तो क्या हानि होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इस स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है, वहां इन्होंने व्यायाम को ले आए। व्यायाम के बिना ये सभी साधन शरीर पर अपना पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाते, ठीक है। नियम पूर्वक अपनी स्थिति, शक्ति तथा समय के अनुसार व्यायाम करते रहने वाला व्यक्ति जीवन का सच्चा रस, वास्तविक आनंद अवश्य पा लेता है। स्वस्थ व्यक्ति का ही इस आनंद पर आधारित अधिकार होता है। जो आनंद मिलता है शरीर को स्वस्थ होने पे वो कौन पा सकता है, सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति। और वो कैसे पा सकता है, व्यायाम के जरिए, ठीक है। देखो दोनों बातों को कितना अच्छे से जोड़ के चल रहे हैं। व्यायाम करने का एक लाभ स्वास्थ्य रक्षा और शरीर को नियमित बनाए रखना तो है ही। व्यायाम करने वाला हमेशा प्रसन्न भी रहा करता है। व्यायाम आदमी को कमजोर और चिड़चिड़ा नहीं होने देता। उदासी और निराशा उससे कोसों दूर रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये व्यायाम के बारे में बता रहे हैं, व्यायाम क्यों जरूरी है, व्यायाम से क्या फायदा है, ये व्यायाम का फायदा बता रहे हैं। पहले इन्होंने देखो इस वाले पहरे में वो बता दिया स्वास्थ्य क्या है, क्यों है, कैसे है, स्वास्थ्य ना होने की हानि, स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जा सकता है। इन्होंने व्यायाम को यहाँ पे लिया है। फिर व्यायाम के लाभ बता दिए इन्होंने। देखो किस तरीके से चल रहा है सब कुछ। व्यायाम किसी भी रूप में किया जा सकता है, मैदानी खेल से लेकर तैराकी तक या विशेष यंत्रों और साधनों से। व्यायाम केवल नियमित होना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो व्यायाम वरदान है, ठीक है। अब इन्होंने विद्यार्थी जीवन के लिए बताया है। तो इसी तरह आप भी अपने विषय को कहीं भी किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं जो उससे जुड़ने लायक हो। इससे उसकी भूख बढ़ती है और पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है। इन सब का प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर पड़ता है। स्मरण, चिंतन, तर्क शक्ति तथा अध्ययन शक्ति में विस्तार होता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य एक अनमोल धन है, ठीक है। तो इन्होंने अंत में देखो स्वास्थ्य को विशेषता, उसकी जरूरत के बारे में बताया कि ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है, अनमोल धन है जिसका कोई मोल ना हो, ऐसा धन है, ठीक है। तो इन्होंने अपने पूरे उसको कितने अच्छे से निबंध को लिखा है, ठीक है। आपको पूरा पता चल गया, मैंने पढ़ के बता दिया है किस तरह से करना है, कैसा है। और सबसे विशेष बात आपको पेपर के अंदर ध्यान रखना है। परीक्षा के अंतर्गत आप क्या करेंगे कि आपका जैसे ये वाला पेज, एक ये वाला पेज, एक ये वाला पेज और एक ये वाला पेज, ये हो गए कुल मिला के 3 पेज। इन 3 पेजों से अधिक पेज में आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो आपका ये होता है निबंध, ये 3 पेज से अधिक पेज में नहीं लिखा जाता। आप इससे कम कर सकते हैं, 1 पेज लिख लो, यहाँ पे ये पेज लिख लो, यहाँ पे आधा पेज लिख दिया, इतना कम चल सकता है, पर लेकिन न ज्यादा छोटा और न ज्यादा बड़ा, ठीक है। तो इतना आपका होता है। ये जो मैंने आपको समझाया है स्वास्थ्य और व्यायाम, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है, एक उदाहरण है आपका ये, किंतु आपको इसको नहीं करना है। जो आपको करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताऊंगी। आपको वो वाला निबंध करना है इसी आधार पे कि ये कैसे किया गया, उस आधार पे आप उसे करेंगे, ठीक है।